सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और आज हम उसका सेकेंड लास्ट टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो पढ़ेंगे और उसके क्या क्या रोल्स हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसका थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को पता ही है कि क्या चीज होती है, इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मतलब कहां पर हम बायोटेक का यूज करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हैं। हर चीज किस चीज के लिए जरूरी है, जो भी हम कर रहे हैं ह्यूमन मानव कल्याण के लिए, उसके इर्द गिर्द ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन था वो किस चीज में था, हमारा फार्मिंग में और बोल सकते हैं कृषि में। कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में हमने दो चीजें पढ़ी हैं, दो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? सबसे पहले हमारा था कीट प्रतिरोधी पादप, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, बीटी कॉटन। तो इस चीज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, बीटी कॉटन के बारे में मैं बार बार बता चुका हूं, अगेन आई एम रीइटरेटिंग कि बीटी कॉटन का मतलब क्या है, बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है, जीवाणु, जिसके हमने क्या कर रखा है, जिसके पास ये एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है कि वो कोई भी जो कीड़ा होगा, ठीक है, उसको मार सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक टॉक्सिन बना रहा है। वो टॉक्सिन कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में, और वो जैसे ही किसी कीट के गट में जाएंगे, उसको बोलते हैं खाद्य नली, वहां पर क्या कर देंगे, छिद्र कर देंगे, पोर्स कर देंगे और वो मर जाएगा। इसी एबिलिटी को हमने हार्नेस किया और हमने ये जो बीटी जीन था, वो बीटी जीन का क्या था, जो जीन बना रहा था उसका नाम क्या है, स्मॉल CRY, क्राई जीन। ठीक है, क्राई जीन। और प्रोटीन का नाम क्या था, कैपिटल CRY, क्राई। ठीक है, जो कि हमारे इंसेक्टिसाइडल्स, प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स बना रहा है, और वो जाके कहां पे, कोई भी कीड़ा अगर उसको खाएगा तो वो मर जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि खुद उस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रहा, क्योंकि उसमें कैसे फॉर्म में है, वो इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में है। मैंने बताया था कि दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे अभी हम इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी कैसा है, वो प्रो इंसुलिन, प्रो हार्मोन की फॉर्म में है, और ये क्या है, हमारा प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। जैसे ही कोई कीड़ा खाएगा तो उसकी जो गट है, उसका एल्कलाइन पीएच इसको क्या करेगा, एक्टिव कर देगा और वो मर जाएगा। और यही चीज हमने हार्नेस करी, और जो बीटी, जो क्राई जीन था, ये हमने किसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, कपास के अंदर, कॉटन के अंदर कर दिया। इसी से क्या बन गई, बीटी कॉटन बन गई। तो जैसे ही ये अगर हमारा एक ये बॉल है कॉटन की, अगर इसके ऊपर ये कोई भी कीड़ा खाएगा वो मर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसके पास बीटी जीन है, और उस जीन का नाम क्या है हमारे पास, cry1AC, cry2AB, जो कॉटन बॉल वॉर्म को मारता है। ये याद रखना है, दो जीन बताए हैं, cry1AC, cry2AB, और cry1AB क्या है, कॉर्न बोरर, उसको मारता है। तो ये कीड़ों के नाम याद रखने हैं, जीन के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था इसी के उसमें, वो हम लोगों ने पढ़ा था पीड़क प्रतिरोधी पादप, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अब पेस्ट में क्या चीजें आ रही थी हमारी, कि जो वॉर्म्स थे, कृमि, कृमि में कौन कौन से थे हमारे, जो हम लोगों ने पढ़ा था, मिलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया, जो एक हमारा क्या था, वॉर्म था, नीमाटोड था, जो क्या कर रहा था, टोबैको की रूट्स को सड़ा दे रहा था। तो हमने क्या करा, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से हमने वहां पर क्या करा, आरएनए अंतरक्षेपण प्रक्रिया का इस्तेमाल कर उस प्रक्रिया को क्या करा, रोक दिया। तो यहां पर ये वर्ड ये याद रखना, RNAi। RNAi स्टैंड्स फॉर RNA इंटरफेरेंस और RNA अंतरक्षेपण, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA बना रहे हैं, और जैसे डबल स्ट्रैंडेड RNA बना देंगे तो प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, एंड इट विल नॉट प्रोसीड आगे। और वो प्रोटीन, जो प्रोटीन क्या कर रहा था, तंबाकू के पौधों की जड़ों को सड़ा रहा था, किसकी,
ये था वो कृमि, क्या नाम था इसका? मिलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया। इनकॉग्निशिया, ये नाम याद रखना है। क्या नाम है इसका? मिलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया। ये क्या है? नीमाटोड है, कृमि है, मतलब जैसे देखते हो केचुए टाइप के होते हैं, वर्म है ये, उस तरीके का कृमि है ये, जो नीमाटोड फाइलम में है हमारे। और ये क्या कर रहा है? इसके पास ये एबिलिटी है कि ये ऐसा प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन क्या करेगा? तंबाकू की जड़ों को सड़ा देगा। तो वो हमने कैसे करके बचाया? विद द हेल्प ऑफ आरएनएआई। और क्या यूज करा था हमने? एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया, ठीक है, जिससे हमने एक आरएनए बनाया जिसका नाम था एंटीसेंस, और इसने जो आरएनए बनाया था वो था सेंस। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया, जो कि आगे प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बनाएगा। क्या ये दो चीजें समझ में आई? इसके बाद जो दूसरा था वो हमारा था चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहला हमारा जो आपको याद रखना है वो क्या है? हमारा ह्यूमुलिन, मानव जनित या निर्मित इंसुलिन, ठीक है, ह्यूमन इंजीनियर्ड इंसुलिन। ऐसा इंसुलिन जो हम लोगों ने अपने आप बनाया है। अगर हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन कैसे बन रहा है? हमारा प्रो हार्मोन की तरह। प्रो हार्मोन मतलब उसमें तीन चीजें पाई जा रही हैं, ए बी सी, तीन चेन पाई जा रही हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें जो सी वाली चेन है वो हमारे मैच्योर इंसुलिन में नहीं होती, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि एक कंपनी थी, जिस कंपनी का नाम क्या था? एली लिली, जिसने पहली बार आरडीएनए की मदद से, कौन सी टेक्नोलॉजी से? आरडीएनए, और आप बोल सकते हो आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तकनीक के माध्यम से उन्होंने पहली बार क्या बनाए? दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनाए, जो क्या थे? हमारे इंसुलिन के पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी के अनुरूप थे। और फिर उनको उन्होंने जोड़ा कैसे? डाइसल्फाइड ब्रिज से। और फिर उनको क्या करा? इकोलाई में डालकर, फिर आरडीटी टेक्निक, वही बायोरिएक्टर में डालकर खूब सारा इंसुलिन बनाया, और वही आज हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन इंसुलिन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख कर आओगे। दूसरी चीज जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी वो हम लोगों ने पढ़ी जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, और इसको क्या बोल सकते हैं हम? जीन चिकित्सा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था। जीन चिकित्सा का मतलब क्या है? सिंपल सा एक लॉजिक है कि आपकी बॉडी में कोई जीन खराब है, उस जीन को मैंने लिया, निकाला और नया जीन डाल दिया। तो सिंपल सा प्रोसेस क्या है? जो बेकार है उसको निकालो, अच्छे वाले को अंदर डालो। ये प्रोसेस जितना मैं बोल रहा हूं उतना इजी नहीं है ऑल्दो, बट एट प्रेजेंट आपके सिलेबस में आपको इतना ही याद रखना है कि जो भी खराब, ठीक है, तो आपका जो भी बेकार पीस ऑफ जीन था उसको हमने निकाला, और जो सही जीन था वो हमने उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिससे क्या होगा? हमारा जीन सही हो जाएगा, जीन थेरेपी हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था कि एडीए डेफिशिएंसी। मैंने बताया था एडीए की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। क्या है फुल फॉर्म एडीए की? एडिनोसाइन डीएमिनेज। ये एक एंजाइम है जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स को क्या बनाने में मदद करता है? रोग प्रतिरोध क्षमता, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। और उस एक 4 साल की बच्ची थी, जिसका नाम क्या था? अशांति डिसिल्वा, ठीक है, और हिंदी में बोल सकते हो अशांति डिसिल्वा, बट अशांति नॉट साउंड गुड, अशांति नाम है उसका, अशांति डिसिल्वा, जिसमें में क्या करा हमने? एडीए डेफिशिएंसी। एडीए से क्या हो रहा था? उसको एक बीमारी होती है, इसका नाम क्या था? स्किड। स्किड की फुल फॉर्म कौन बताएगा? बताओ बताओ। डिजीज नहीं थी वो, डेफिशिएंसी थी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हमारे की जो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता थी वो नहीं बन पा रही थी। तो वो हमने क्या करा? सिंपल सा एडीए जो जीन था वो हम लोगों ने निकाला, मतलब बोन मैरो से उसके वो निकाले टी लिम्फोसाइट्स। उन टी लिम्फोसाइट्स को हमने क्या करा? ग्रो करा, ठीक है। और ग्रो करने के बाद हम लोगों ने उसमें वो जीन इनकॉर्पोरेट करा, और जीन ग्रो करने के बाद दोबारा इनके बोन मैरो में डाल दिया। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जीन थेरेपी तभी कारगर है जब वो कौन से लेवल पे करी गई हो? कब कारगर है?
एग्जैक्टली भ्रूण लेवल पे, भ्रूण स्तर पर अगर हम उसको कर रहे हैं, एम्ब्रियो लेवल या फीटस लेवल पे अगर हम उसको हम कर रहे हैं, तभी वो क्या है, हमारी जीन थेरेपी कारगर है। अदरवाइज क्या होगा, उसमें उसको आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे ये 4 साल की लड़की में हम लोगों ने करा था, तो उसको हमें सब्सीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा। सब्सीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है कि एक बार डाला, थोड़ा टाइम चला, फिर दोबारा डाला। तो ये प्रोसेस हमें क्या करनी पड़ रही थी, उसके साथ बार बार करनी पड़ रही थी। और ये प्रोसेस कैसी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो ये इतनी इजी प्रोसेस नहीं है। बट अगर हमें वंस फॉर ऑल करना है, वंस फॉर एवर की बात करनी है कि एक ही बार में मतलब हमेशा के लिए हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको भ्रूण लेवल पे, एम्ब्रियो लेवल पे या फीटस लेवल पे हम उसको अगर इनकॉर्पोरेट करें उसके बोन मैरो पे, तो वो क्या होगा, हमेशा के लिए वो क्या हो जाएगी, चीज से हम मतलब उसका निदान हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये हमारा ये 5 चीजें हो गई। अब जो लास्ट हमारा जो बचता है वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी जंतु। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना कि परजीवी जंतु होता क्या है। यही आज हमारा टॉपिक है कि परजीवी जंतु है क्या। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, अब ये सब कुछ करने के लिए मुझे कोई ऐसे जीव चाहिए जिनके ऊपर मैं ट्रायल कर सकूं। ठीक है, ट्रायल का मतलब क्या है कि देखो, पहले तो परजीवी जंतु समझते हैं कि परजीवी जंतु का मतलब क्या है कि मैंने ये ऐसे जंतु हैं जिनमें परिचालन द्वारा या जीन अभियांत्रिकी द्वारा हम लोगों ने क्या करा, एक विशेष बाहरी जीन स्थापित कर दिया है। ठीक है, और उसके क्या हो रहे हैं, लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या है, एक हमारा परजीवी जंतु है। मैंने कुछ खराबी है, कुछ ऐसा नहीं कि खराब जीन को निकाल के नया जीन डाल दे, नहीं। मुझे एक जीन था, मुझे इस जीन के बारे में पढ़ना था, समझना था कि इससे क्या क्या हो सकता है। तो मैंने क्या करा, एक जीन को निकाला, और कहीं से भी निकाला, वो सोर्स मुझे नहीं पता, वो एक्स सोर्स है, कुछ भी हो सकता है। उसको निकालकर मैंने क्या करा, कुछ जंतु में या फिर कुछ एनिमल्स में वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, और मैंने देखा कि उस जीन से क्या क्या हो रहा है। तो वो है मेरा ट्रांसजेनिक और परजीवी जंतु। फिर से बता रहा हूं, ये वो एनिमल्स हैं जहां पर हम परिचालन द्वारा, मतलब जेनेटिक मैनिपुलेशन द्वारा या फिर जीनी अभियांत्रिकी द्वारा, मैं बाहर से बाहरी कोई भी जीन लेकर उसके अंदर डाल रहा हूं और उसके लक्षण को पढ़ रहा हूं या देख रहा हूं कि क्या क्या लक्षण उसके आ रहे हैं। तो वो क्या है, मेरा परजीवी जंतु। समझ में आई बात? अब परजीवी जंतु बनाने के उद्देश्य क्या क्या है, बताओ एनी ऑफ यू, कि परजीवी जंतु हम बना क्यों रहे हैं? देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड ना, कि हम क्यों काम कर रहे हैं। क्या रीजन होगा परजीवी जंतु बनाने का? सबसे पहला ही मैं पहले ही बता चुका हूं, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें वो ये है हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डिजीजेस, या फिर आप कह सकते हो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, मतलब सामान्य शारीरिक कार्य एवं विकास। मतलब कि हम ये देखेंगे कि जीन का रेगुलेशन कैसे स्तर पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरी बॉडी में एक जीन है, उसका कोई कार्य मुझे तभी तो पता चलेगा जब मैं उसके बारे में पढ़ूंगा। तो मैं क्या करूंगा, उस जीन को निकालूं और एक चूहे में डालूं, जिसको जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं, काव हो सकता है, पिग हो सकता है, रैट हो सकता है, माइस हो सकता है, मंकी हो सकता है। तो इनके ऊपर मैं क्या करूंगा, स्टडी करूंगा। तो मुझे तुम्हारी बॉडी में ये देखना है फॉर एग्जांपल कि इंसुलिन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। मुझे पता थोड़ी चलेगा, भगवान ने चिट लगा कर थोड़ी भेजा है कि इंसुलिन शुगर को कम कर रहा है, मैंने देखा ही तो होगा। तो मैंने क्या करा, सिंपल सा कि इंसुलिन का जीन निकाला, और जीन निकालकर मैंने उस ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल दिया, और मैंने ये देखा कि उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो आपके शरीर के जो नॉर्मल कार्य हैं आपके, ठीक है, जो आपके शरीर के विभिन्न कार्य हैं, उनमें क्या प्रभाव पड़ रहा है जीन का, जीन नियंत्रण कैसे हो रहा है, तो ये सब हम इससे पढ़ सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम इससे हम ये पढ़ सकते हैं कि वैक्सीन सेफ्टी, कि आपको अगर वैक्सीन मुझे आपको लगानी है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि सीधे इंसानों पे वैक्सीन लगा दी, नहीं, उसके सब्सिक्वेंट ट्रायल्स होते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। मैं ये करूंगा, वैक्सीन बनाई, पहले उन ट्रांसजेनिक एनिमल से ट्रांसजेनिक चूहों पे डाला और देखा कि इन पे क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या चीज हो सकती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब जैविक उत्पाद, हम जैविक उत्पाद बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल पढ़ेंगे कि एक रोजी नाम की काव बनाई हुई है। क्या बनाई? रोजी नाम की एक काव।
वो पहली ट्रांसजेनिक एनिमल थी, हमारी काऊ थी, मतलब ट्रांसजेनिक काऊ थी, जिसमें हमने क्या करा, एक जीन डाला। अब उस जीन डालने से क्या हुआ कि उसके मिल्क में एक, सबसे पहली बात तो प्रोटीन ज्यादा हो गया, 2.4 ग्राम पर लीटर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसके मिल्क में एक लैक्ट एल्बुमिन नाम का प्रोटीन आ गया, ठीक है। अब वो जो प्रोटीन था वो नॉर्मल काऊ में नहीं पाया जाता उसके मिल्क में, लेकिन अब उसके मिल्क में आ गया। अब वो जो दूध है हम वो बच्चों को पिला सकते हैं। देखा है कि जो फीडिंग मदर होती हैं, जब वो फीड नहीं करा पाती तो एक डिब्बा आता है फॉर्मूला 1 नाम का, जो हम पिलाते हैं बच्चों को, ठीक है। सीधे गाय का भैंस का दूध थोड़ी पिलाते हैं, डिब्बे का दूध जिसको हम बोलते हैं। तो वो डिब्बे कहां से प्रोटीन बन रहा है, वो रोजी का, तो हमने ऐसे ऐसे करके बनाया, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या है, एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने का, कि हम क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं। तीसरा एक लास्ट आपका जो समझ सकते हो वो ये है केमिकल सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी, ठीक है, अविषालुता जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई केमिकल है, अब उस केमिकल का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये मैं कैसे करके आपकी बॉडी में, पहले थोड़ी कि आपकी बॉडी में डालूंगा, नहीं, पहले मैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ट्राई करता हूं और उनकी बॉडी को क्या करता हूं, इतना वीक बना लेता हूं कि मैं ये देखता हूं कि इस केमिकल का क्या प्रभाव होगा, कि जिससे कि कम समय में ही मुझे पता चल जाए कि इससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं इस केमिकल। अगर मैं आपकी बॉडी में डालूंगा केमिकल, तो आपकी बॉडी में जब तक उसके प्रभाव दिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं क्या करूंगा, उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इतना वीक बना दूंगा, ठीक है, कि जिससे कि अगर वो केमिकल मैं उनको दूं तो उससे क्या हो, जो भी उनमें दुष्प्रभाव है मुझे जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये भी है हमारा केमिकल सेफ्टी एंड ट्रायल, ठीक है। जल्दी से लिखो ये।
देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल परजीवी जंतु ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन या जीन अभियांत्रिकी द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन स्थापित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, परजीवी जंतु कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक रैट, काउ, पिग्स एक्सेट्रा। परजीवी जंतु को विकसित करने के क्या क्या उद्देश्य हैं हमारे? पहला उद्देश्य यही है सामान्य शारीरिक क्रिया व विकास, इनका अध्ययन करना कि हम ऐसे जंतु को बनाएंगे जिनसे हमारा क्या होगा, जीनों का नियंत्रण हुआ, इनका शरीर का विकास या विभिन्न कार्यों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई भी जीन का। जैसे अगर इंसुलिन है तो इंसुलिन का क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, लिखो जल्दी है। लिख लिया?
देखो, रोगों के अध्ययन, स्टडी ऑफ डिजीजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। रोगों के विकास में जीन की क्या भूमिका है, ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि भाई कौन से जीन के कारण क्या डिजीज हो रही है। दूसरा, अगर हमें जीन के बारे में पता चल जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, उससे डिजीज के बारे में पता लगा सकता हूं कि उस जीन के कारण क्या क्या डिजीज हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जैसे एग्जांपल कैंसर होगी, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया। दूसरी चीज क्या है, जैविक उत्पाद। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और समझा दिया गया था कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का बहुत ज्यादा उपयोगिता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक एंजाइम याद रखना, प्रोटीन नाम है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये आपकी बुक में भी गिवन है, जो एक एम्फीसीमा डिजीज होती है जो लंग्स में होती है। जो भी देखा है कि ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां पर मार्बल बन रहा हो या घिसाई हो रही होती है, तो छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के जो आपके लंग्स में जाके बैठ जाते हैं, या जो चेन स्मोकिंग करता है उसके में भी क्या हो जाता है, उनके लंग्स काले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या डिजीज हो जाती है हमारे को, एम्फीसीमा, जहां पर हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं। तो उनको सही करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इसकी उपयोगिता है। ये हम ट्रांसजेनिक एनिमल से बना सकते हैं। तो उनके में जीन डाल दिया, ये प्रोटीन बन जाएगा और ये प्रोटीन बनकर हम जो भी एम्फीसीमा के रोग से